सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? घर पर रहें, स्वस्थ रहें। अभी कोरोना का कहर समाप्त नहीं हुआ है, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। इस सिद्धांत को याद रखें। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 14 एक कहानी यही का अध्ययन करेंगे। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। ये आत्मकथा विधा में लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन की आत्मकथा को इस पाठ के माध्यम से उकेरा है। क्योंकि पाठ के माध्यम से लेखिका का परिचय मिलता है, फिर भी कुछ लेखिका का महत्वपूर्ण परिचय हम यहाँ स्पष्ट करते हैं। लेखिका जो है मन्नू भंडारी, हिंदी साहित्य की कहानी एवं उपन्यास विधा की सुप्रसिद्ध लेखिका थी। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत भानुपुरा नामक गांव में हुआ था। ग्राम भानुपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम, इनका मूल नाम मन्नू भंडारी नहीं था, इनका मूल नाम था महेंद्र कुमारी। ये महेंद्र कुमारी के नाम, मुख्य नाम इनका जो प्रमुख नाम था वो महेंद्र कुमारी थे, परंतु साहित्य सृजन वो मन्नू भंडारी के नाम से। इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। इस पाठ में उस अजमेर का जिक्र किया है। अजमेर से पिता उनके इंदौर आ गए थे। उसके बाद में हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य किया। अवकाश प्राप्ति के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद आप दिल्ली में स्वतंत्र लेखन कार्य में लगी हुई, फ्रीलांसर। आजकल देखते हैं फ्रीलांसर का स्कोप राइटिंग के क्षेत्र में है। स्वतंत्र रूप से लेख लिखना, समाचार लिखना और मीडिया को देना, समाचार माध्यमों को देना और वहां से भुगतान लेना, ये फ्रीलांसर का काम होता है। फ्रीलांसर के रूप में स्वतंत्र लेखन कार्य में लगी हुई। नई कहानी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान किया है। उन्हें हिंदी अकादमी दिल्ली के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। मन्नू भंडारी एक सिद्धहस्त कथाकार हैं। नई कहानी आंदोलन में आपने अपना विशेष योगदान दिया है। आपकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। आपने विभिन्न वर्गों के पारिवारिक जीवन तथा नारी जीवन की विसंगतियों को विशेष आत्मीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपने अपनी रचनाओं में व्यंग, संवेदना और आक्रोश को मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाया है। कुछ पटकथाएं भी लिखी। इनके सीरियल आए थे, रजनी सीरियल, आपने देखा होगा। एक बात, रजनी को लेकर के इनका एक रजनी सीरियल बहुत प्रसिद्ध हुआ था दूरदर्शन। स्वामी, निर्मला, दर्पण, ये सारी पटकथाएं थी। इन पे इनकी सीरियल्स वगैरह, फिल्म वगैरह इन पे बनी हुई है। ऐसी इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो इस प्रकार थी। मैं हार गई, कहानी संग्रह, सब तो कहानी संग्रह। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ, त्रिशंकु, ये सारे कहानी संग्रह। इनकी उपन्यास आपका बंटी, महाबोध सबसे प्रसिद्ध, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान का लेखक इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ किया। ये इनके उपन्यास। भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक रही।
बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू के, अंग्रेजी के और देशज शब्दों का बहुलता से आपने प्रयोग किया है। वर्णनात्मक शैली के समास और संवाद शैली का भी प्रयोग आपके द्वारा किया गया है। आपकी कहानियों के संवाद छोटे छोटे, चुस्त और प्रासंगिक होने के साथ साथ काव्यात्मक भी प्रतीत होते हैं। वाक्य विन्यास व्याकरण सम्मत एवं सरल है। इन सबसे यह सिद्ध होता है कि आपका भाषा पर पूर्ण अधिकार था। मन्नू भंडारी का अपनी भाषा पर पूरा अधिकार था। ये इनका परिचय। अब हम पाठ का परिचय आते हैं। पाठ जो है वो मन्नू भंडारी लेखिका का ही की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी की ही आत्मकथा है। अपने जीवन में घटित घटना काल को उन्होंने इस कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये चूंकि क्रमबद्ध आत्मकथा नहीं लिखी, बल्कि उन घटनाओं और व्यक्तियों का इस आत्मकथा में वर्णन किया है जो कि उनके लेखकी जीवन को बनाने और विकसित करने में सहयोगी रहे। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके लेखकी जीवन में अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। शीला अग्रवाल, इसके लेखिका ने अपने पिता तथा किशोरावस्था में घटी घटनाओं के साथ साथ शीला अग्रवाल का भी वर्णन किया है। यहाँ लेखिका ने एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों का बड़ी कुशलता से वर्णन किया। साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक शुरुआती पड़ाव। मन्नू भंडारी सामान्य परंतु आज असाधारण। 1946-47 1946-47 के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव मन्नू भंडारी की इस आत्मकथा पर दिखाई दे रहा है। लेखिका ने आजादी की लड़ाई में आगे बढ़कर भाग लिया। उनके विरोध प्रदर्शन का उत्साह तथा संगठन क्षमता, उनके विरोध प्रदर्शन का उत्साह तथा संगठन क्षमता बड़ी विलक्षण थी, उसका भी यहाँ वर्णन किया है। पिता के अंतर विरोधों का भी बाखूबी से वर्णन लेखिका ने अपनी इस आत्मकथा के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो मुख्य बिंदुओं में 11 बिंदुओं में बटा हुआ है। पाठ के मुख्य बिंदु सबसे पहला बिंदु आता है लेखिका के परिवार की स्थिति। ये पाठ जो है, यह कहानी है भी, इसका आज अब हम जिक्र करते हैं बिंदु वाइज। पहला बिंदु है लेखिका के परिवार की स्थिति। लेखिका के परिवार की स्थिति। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु होश संभाला था अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में। 2 मंजिला मकान के ऊपर के हिस्से में पिताजी अपने लिखने पढ़ने का काम करते थे तथा नीचे के हिस्से में बाकी सब रहते थे। मां अनपढ़ थी, परंतु घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाती थी। अजमेर आने से पहले लेखिका के पिता इंदौर में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति के रूप में कांग्रेस और समाज सुधार के कार्यों में संलग्न रहे। वे विद्यार्थियों को अपने ही घर बुलाकर पढ़ाते थे। इस प्रकार उनका जीवन उस समय अत्यंत खुशहाल था। लेखिका के पिता अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति होने के साथ साथ अहंकारी व क्रोधी भी थे। परिवार की स्थिति के साथ साथ लेखिका ने यहाँ पिता की स्थिति को हाईलाइट कर दिया कि वो संवेदनशील व्यक्ति थे, अहंकारी भी थे, क्रोधी भी थे। बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे, समाज सेवा का कार्य करते थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये सारी बातें इस बिंदु में लेखिका ने स्पष्ट कर दी। पिता के क्रोधी होने का कारण, अगला बिंदु है पिता के क्रोधी होने का कारण। बात बात पर क्रोध करते थे। लेखिका अपने पिताजी को
अपने टूटे हुए गुणों और आशाओं के बोझ तले दबा हुआ ही देखा था। लेखिका ने अपने पिताजी को अपने टूटे हुए गुणों और आशाओं के बोझ तले दबा हुआ ही देखा था। इंदौर में आर्थिक घाटा होने के बाद वे अजमेर आ गए। ये होश संभालने के पहले की बात है, क्योंकि लेखिका ने होश अजमेर में संभाला। अजमेर आ गए और वहां उन्होंने अपनी तरह का पहला और अनुपम अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। उसमें उन्हें सम्मान तो मिला किंतु धन नहीं मिला। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी उनकी नवाबी आदतों और अधूरी इच्छाओं ने उनको क्रोधी बना दिया, क्रोधी बना दिया। अब उनका ये क्रोध बात बात पर लेखिका की मां पर छलकता था, उतरता था। हर व्यक्ति का बस सबसे पहले अपनी पत्नी पर चलता है, तो वो क्रोध उनका उनकी मां पर झलकता था। अपनों के द्वारा किए गए विश्वासघातों ने उनको शक्की और चिड़चिड़ा बना दिया था। बात बात पर अपना गुस्सा लेखिका और उसके भाई बहनों पर वे उतारते थे, शक्की स्वभाव के ऊपर, क्योंकि लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया था। ये उनके क्रोध। लेखिका पर पिता का प्रभाव, लेखिका पर पिता का प्रभाव। यहां लेखिका अपने पिता की यशोगाथा नहीं गाना चाहती। यहां लेखिका अपने पिता की यशोगाथा नहीं गाना चाहती, पिता के बारे में नहीं बताना चाहती, बल्कि वह तो यह बताना चाह रही है कि पिता के कौन से गुण और दोष उनके अंदर समाये और ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने उनके अंदर ही हीनता, उनके अंदर हीनता की ग्रंथि को उत्पन्न किया। लेखिका बचपन में कमजोर थी, उनका रंग भी काला था, जिस कारण उनके पिताजी उनकी गोरे रंग की खूबसूरत बहन को चाहते थे और लेखिका की उपेक्षा करते थे। रंगभेद, बहन के गोरे होने के कारण उससे स्नेह करते थे तथा काले होने के कारण लेखिका की उपेक्षा करते थे। नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बाद भी लेखिका उस हीन भावना से नहीं उबर पाई। वो हीन भावना से आज भी ग्रसित है। पिता की उसकी प्रभाव लेखिका के ऊपर आज भी है। लेखिका की अपने आप में, लेखिका को अपने आप में विश्वासघातों को झेलने वाले पिताजी के शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। लेखिका भी थोड़ी शक्की स्वभाव। उन दोनों की आपस में विचारों में टकराव, उन दोनों के विचारों में आपस में टकराव होता था। फिर भी पिताजी का स्वभाव लेखिका में प्रतिबिंब के रूप में रहता था। पिताजी के स्वभाव का प्रभाव लेखिका के ऊपर पड़ा, प्रतिबिंब के रूप में। अब परिचय होता है लेखिका की मां। यहां आवश्यक है, जब पिता के बारे में तो लेखिका की मां के बारे में। लेखिका बताती है कि उसकी मां अत्यंत धैर्यशाली और सहनशील थी। वे पिता द्वारा दिए गए कष्टों को अपनाने के साथ साथ लेखिका तथा उसके भाई बहनों की हट को भी सहजता से अपनाती थी। वे जीवन भर परिवार को देती ही रही थी, लेने की अपेक्षा कभी नहीं की। इस त्याग भावना के कारण ही सभी बच्चों की सहानुभूति मां के साथ थी। लेखिका बताते हैं कि मां का वे त्याग कभी भी आदर्श नहीं बन पाया। मां का वो त्याग लेखिका के लिए कभी आदर्श नहीं बन पाया। इतना त्याग में होने के बाद पिता का प्रभाव लेखिका के ऊपर रहा, प्रतिबिंब के रूप में रहा। लेखिका को अपने व्यक्तित्व का एहसास, अगला लेखिका को अपने व्यक्तित्व का एहसास, मनु भंडारी को अपने व्यक्तित्व। लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कितने? 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसने अपने भाई बहनों के साथ
बच्चों द्वारा खेले जाने वाले सभी खेल खेले थे। उनका घर से बाहर जाने को मनाही थी, वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, परंतु वे पूरे मोहल्ले में खेलते रहते थे। उनका मोहल्ला एक परिवार की तरह ही था। परंतु आज पड़ोस की संस्कृति समाप्त हो गई है। आज हम किस संस्कृति में जी रहे हैं? फ्लैट कल्चर में जी रहे हैं। फ्लैट तक सीमित हैं। अपने पड़ोस के फ्लैट के बारे में हम जानते नहीं है, बगल के मकान के बारे में हम जानते नहीं है। महानगरों की ये स्थिति हुई है, पड़ोस की संस्कृति को समाप्त हो गई। पहले पूरा मोहल्ला अपना परिवार हुआ, मानव अपने घर तक ही सीमित रह गया है। इस प्रकार के पात्रों को लेखिका ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में स्थान दिया था। जो उसके आस पड़ोस मोहल्ले के व्यक्तित्व थे, उनको उन्होंने अपनी रचनाओं में, परंतु उन्हें वे आज तक नहीं भूल पाई। मोहल्ले पड़ोस वालों को, उनको वो आज तक नहीं भूल पाई। शुरू में स्थान दिया था, बाद में नहीं दिया, परंतु भूल नहीं पाई थी। लेखिका को इस बात का सुखद आश्चर्य हुआ कि उस अपने उपन्यास महाबोझ के द्वारा उसे इतने वर्षों बाद भी अपने दादाजी की याद ताजा हो गई थी। महाबोझ के पास लेखिका ने बताया कि उनके परिवार की लड़कियां जब 16 वर्ष की हो जाती थी और 10वीं पास कर लेती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। लेखिका की बहन सुशीला भी इसी योग्यता पर शादी कर दी गई। सुशीला की दोनों भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए थे। अब लेखिका को अपने अस्तित्व का बोध हुआ और पिताजी भी उनका ध्यान रखने लगे, क्योंकि सुशीला की शादी हो गई। अब घर में कोई था नहीं कंपटीशन के लिए, दोनों बच्चे लड़के बाहर चले गए। अब लेखिका रही, तो लेखिका का ध्यान पिताजी रखने लगे। पिताजी यह कहते हुए कि रसोई घर भटियार खाना होता है, ये कहते हुए उस लेखिका को रसोई घर से दूर रखते थे। कहते थे स्त्री रसोई घर में अगर गई तो वो रसोई बनाने के लिए रह पाएगी, बाकी समाज में कोई कार्य। वे कहते थे यदि वह उसमें काम करेगी तो उसकी प्रतिभा और क्षमता वही रसोई में जलकर खाक हो जाएगी। लेखिका अपने घर पर होने वाली विभिन्न दलों की आपसी बहसों को सुनती थी। वह चाय नाश्ता लेकर जाती थी तो पिताजी बहस सुनने के लिए उसे वहीं बैठा लेते थे। लेखिका 1942 के आंदोलन की पार्टियों के आपसी मतभेद से तो अनभिज्ञ थी, मतलब जानकार नहीं थी क्या मतभेद है इनमें। 1942 का जो आंदोलन हुआ उसमें पार्टियों में आपस में क्या मतभेद है इसको लेखिका नहीं जानती थी, परंतु देशभक्तों के बलिदानों से वे मन में एक पीड़ा रखती थी। जो देशभक्त बलिदान हुए, शहीद हुए, उनके प्रति मन में एक पीड़ा, एक वेदना वो अवश्य रखती थी। इसी दौरान उसकी शीला अग्रवाल से मुलाकात। अगला बिंदु है शीला अग्रवाल से मुलाकात। लेखिका बताती है कि वे 10वीं कक्षा तक समझ से बाहर होते हुए भी बहसें सुनती अवश्य थी, पुस्तकें पढ़ती थी। जिस स्कूल से पढ़ना प्रारंभ किया था वही अब कॉलेज बन गया, स्कूल अपग्रेड हो गया, स्कूल वो कॉलेज बन गया। और 10वीं पास कर जब लेखिका कॉलेज आई तो उनकी भेंट हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उन्होंने लेखिका की साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश करने की रुचि को जागृत किया। उसमें प्रवेश करने के लिए पुस्तकों का चयन करना और उनको पढ़कर बहस करते हुए साहित्यकारों के विषय में जानने की दिशा शीला अग्रवाल ने दी। कई लेखकों की रचनाओं ने उन पर विशेष प्रभाव डाला, लेखिका पर, मन्नू भंडारी पर विशेष प्रभाव डाला। यह समय उनकी धारणाओं को बदलने का समय था। इस प्रकार उन्होंने शीला अग्रवाल से साहित्य के विषय में बहुत कुछ सीखा। साहित्य के विषय में मार्गदर्शिका के रूप में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल रही। अगला बिंदु आता है सन 1947 के का विरोध। सन 1947 जैसे कि हम जानते हैं
स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1948 को हमारा देश आजाद हुआ। लेखिका की साहित्यिक सीमा को बढ़ाने के साथ साथ उनके पिता द्वारा देश की स्थितियों के संबंध में चलाए गए कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने की सामर्थ्य शीला अग्रवाल ने भर दी थी। लेखिका की साहित्यिक सीमा को बढ़ाने के साथ साथ शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक सीमा बढ़ा दी। पिता के द्वारा जो प्रेरणा दी जाती थी देश की स्थितियों के संबंध में चलाए गए कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेने की सामर्थ्य भी शीला अग्रवाल ने विकसित कर दी। पिता ने तो सीमित रखी थी कहां तक, घर में बैठ, इसने उसमें सामर्थ्य 1946, 1946 एंड 47, 1946-47 के दौरान अनेक तरह के विरोधों में युवाओं का जोश उभरा हुआ था। उस लहर में लेखिका के शामिल होने से उनके घर का वातावरण गर्म हो जाता था, क्योंकि उन्हें केवल घर में ही होने वाली गतिविधियों में सम्मिलित होने की अनुमति थी। पिता नहीं चाहते थे घर में होने वाली गतिविधियों में। पिताजी को दिन भर लड़कों के साथ नारे लगाती, हड़तालें करती, ये लड़की बुरी लगी। लेखिका का कहना है कि जब खून में जोश होता है तब सभी बंधन, सभी डर समाप्त हो जाते हैं। अतः उनके पिताजी से उनका विरोधपूर्ण व्यवहार उसी समय से राजेंद्र यादव से शादी होने तक चलता रहा। विरोध कब तक चलता रहा? जब तक लेखिका की शादी राजेंद्र यादव से हो न गई। इस प्रकार का विरोधपूर्ण व्यवहार। पिता को गर्वानुभूति। एक तरफ तो बाहर आंदोलन में भाग लेने पर पिता मना करते थे, परंतु जब यश प्रशंसा सुनते थे तो उनको गर्व होता था। लेखिका के पिताजी यश प्राप्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि मनुष्य का समाज में नाम और सम्मान होना चाहिए। एक बार लेखिका के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के विषय में कॉलेज के प्रिंसिपल ने पत्र लिखकर उनके पिताजी को बुलाया। पत्र को पढ़कर पिताजी अत्यधिक क्रोधित होते हुए बोले कि ये लड़की हमारी सारी मान मर्यादा समाप्त कराएगी। और भी तो बच्चे पढ़े हैं, किसी ने ऐसा नहीं किया। प्रिंसिपल के बुलाने पर पिताजी कॉलेज गए तो गुस्से में थे, क्रोधित थे, लेकिन लौटे तो खुश होकर लौटे। पूछने पर कारण बताया कि कॉलेज की सभी लड़कियां केवल 3 लड़कियों के संकेत पर कॉलेज की कक्षाएं छोड़ देती हैं। उन 3 लड़कियों में एक लेखिका मनु भंडारी भी थी। उनके कारण कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा था। यह सब सुनकर लेखिका के पिता को अपने आप पर गर्व हो रहा था। प्रिंसिपल ने कहा तो पिता ने उदाहरण दे दिया कि पूरे देश में इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इसको कैसे रोका जा सकता है। पिताजी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर लेखिका को आश्चर्य हो रहा था। ये बात लेखिका को उसकी मां ने बताई थी। पिताजी ने जब उनको उसकी मां से चर्चा, लेखिका के पिता का निश्चय। 9वां, लेखिका ने इस घटना का उल्लेख किया जब आजाद हिंद फौज के मुकदमों के सिलसिले में स्कूल, कॉलेज और दुकानों को बंद करने की घोषणा की गई थी। इसका जिक्र आजाद हिंद फौज पर मुकदमे चलाए तो भारत में सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद करने की घोषणा की गई।
बहुत सी दुकानों को जबरदस्ती बंद कराया गया था। सभी विद्यार्थी शाम को मुख्य चौक पर एकत्र होकर जयकार करते थे, जमकर भाषणबाजी करते थे। दूसरी तरफ लेखिका के पिताजी के लेखिका के विरुद्ध होने से दोस्त ने उनके कान भर दिए। विरुद्ध होने से उनके दोस्त ने घर आकर के उनके कान भर दिए कि लेखिका का लड़कों के साथ नारेबाजी करना तथा हड़ताल आदि करते हुए सड़कों पर घूमना उचित नहीं है। कान भरने के बाद जब वे चले गए तो पिताजी की क्रोध की अग्नि तीव्र हो गई। वे क्रोध की अग्नि में जलते रहे और यह निश्चय किया कि लेखिका मनु भंडारी को अब घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेखिका पिताजी के क्रोध से अनभिज्ञ थी, अनजान थी। वे जब घर आई तो उनके पिताजी के पास उनके घनिष्ठ मित्र, बहुत ही निकट मित्र, जो कि अजमेर के सम्माननीय डॉक्टर थे, उनका नाम था अंबालाल जी। डॉक्टर अंबालाल जी बैठे हुए थे। वो लेखिका की तारीफ करते हुए पिताजी को बधाई दे रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने लेखिका का भाषण न सुनकर बहुत कुछ खो दिया। अर्थात उनको लेखिका का भाषण सुनना था, पिताजी को लेखिका का भाषण। इन सब बातों से पिताजी का क्रोध शांत हो गया और चेहरा गर्व से चमकने लगा। अगला बिंदु आता है डॉक्टर साहब का बड़प्पन, डॉक्टर अंबालाल जी का बड़प्पन। लेखिका आज भी जब उस प्रसंग के विषय में सोचती है तो उनमें उसे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अंबालाल जी का प्यार और बड़प्पन नजर आता है। यह भी हो सकता है कि 50 साल पहले इतनी भीड़ और ऐसी परिस्थितियों में चौक पर खड़ी होकर किसी लड़की ने पहली बार बोला होगा। पिताजी का जीवन द्वंद्वग्रस्त था, दुविधापूर्ण था। वे सामाजिक छवि बनाए रखने के साथ साथ समाज में अपना विशेष स्थान भी बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो दुविधा में रहते थे। शायद पिताजी को यह भी पता था कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर भी कभी गर्व करते थे, कभी क्रोध करते थे। बंद कक्षाओं का विरोध। अंतिम 1947 में 1947 में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काकर अनुशासन भंग करने के आरोप में एक नोटिस दे दिया। इन सब लड़कियों का नेता किसको माना? शीला अग्रवाल को। प्राध्यापिका, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को नेता, यही बच्चों को भड़काती और एक नोटिस उनको थमा दिया। अनुशासन भंग करने का आरोप देते हुए नोटिस थमा दिया। उन्होंने तीसरे वर्ष की कक्षाएं भी बंद कर दी। थर्ड ईयर, तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी, तृतीय वर्ष की कक्षाएं भी बंद कर दी ताकि लेखिका और उनके साथ की एक दो लड़कियां प्रवेश न ले सकें। सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना था, वो लड़कियां प्रवेश न ले सके, बंद कर दी। कॉलेज से बाहर रहकर भी लेखिका ने ऐसा बखेड़ा किया, यानी ऐसा आंदोलन किया, ऐसी आवाज उठाई कि कक्षाएं फिर से प्रारंभ करनी पड़ी। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की जीत एक लंबी प्रतीक्षा के बाद की जीत थी। अतः इस जीत के आगे उनकी जीत कुछ नहीं थी। देश की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1947, 1947, 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस जीत, काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद वो जीत हमारे देश को मिली थी। उसके बाद इस जीत के आगे अन्य किसी जीत की
कोई चर्चा नहीं, किसी जीत का कोई महत्व नहीं है, ये लेखिका ने सिद्ध किया। हालांकि वो जीत गई थी, कॉलेज खुलवाने में जीत गई थी, शीला अग्रवाल बहाल हो गई थी, इस पर जीत गई थी, परंतु देश की स्वतंत्रता से बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती, ये लेखिका ने अंत में कह करके अपने आप को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक देशभक्ति को महत्व